हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइज आज था एक 1 फरवरी और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। उस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइज आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के नोट्स और जो इस वीडियो में पढ़ा जाएगा उसके डिटेल में नोट्स आपको मिल जाएंगे। और गाइज़ आप मेरा सेकंड चैनल एफजेड यूपीएससी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप इजीली हिस्ट्री को कर सकते हैं। तो गाइज़ आज क्या हो रहा है, जो महीना है वो स्टार्ट हो रहा है फरवरी का महीना। तो आज से आपको प्लान बनाना है कि किस तरीके से हमें वीकली सब्जेक्ट्स को कवर करना है, किस तरीके से हमें वीकली रिविजन्स करने और किस तरीके से हमें किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। और आप करंट अफेयर्स की टेंशन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपकी एफजेड क्लासेस पे क्या हो जाता है, रोज़ सुबह में एक वीडियो अपलोड हो जाती है, वहाँ से आप पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो आपको प्लान बनाना आज कि किस तरीके से हमें अपना आपको सिंपल प्लान बनाना है जिससे उसको आप एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहें। और आपको वीकली भी प्लान बनाना है, आपको डे बाय डे भी प्लान बनाना है जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आज आपको एक मैप का क्वेश्चन देखना है। आज आपको मैप में देखना है पंजाब के बारे में। तो पंजाब स्टेट को आपको देखना है, ये आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट देखने को, वेस्टर्न स्टेट देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में आपको देखना है, उसके आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स बताने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पंजाब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले फ्रंट पेज पर जो 2 आर्टिकल हैं उनको देख लेते हैं। तो आज फ्रंट पेज पर 2 आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है जीडीपी को लेकर, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर। तो अभी एक सर्वे हुआ है 2023-24 को लेकर, जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें देखने को मिला है कि सर्वे में बताया है कि जो जीडीपी है वो 6.5% से ग्रो हो सकती है। जो जीडीपी है हमारी वो 6.5% से ग्रो हो सकती है। और जो नीचे रेड कलर के डॉट दिए गए हैं, इसमें बताया है कि जो पेंडेमिक है वो भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर पाया और हमारा सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे अंदर इंडिया के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई, जिससे हमारी ग्रोथ क्या हुई, पूरी तरीके से सस्टेन रही। और अगर देखें जो इंडियन इकोनॉमिक्स की प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसे न्यू एज को हमें थैंक्स बोलना चाहिए। और रिफॉर्म्स जो 2014 से लिए गए हैं उस चीज़ को लेकर हमें थैंक्स बोलना चाहिए, इस आर्टिकल में बताया है। बावजूद इसके कि जो हमारा इन्फ्लेशन था वो बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। वो कहाँ तक पहुँच गया था, वो 7 तक पहुँच गया था। इन्फ्लेशन जो था वो कहाँ तक पहुँच गया था, वो पहुँच गया था पूरे 7 तक। लेकिन उसके बावजूद ही क्या हुआ कि हमारी जीडीपी क्या है, जो जीडीपी है वो हमारी बहुत अच्छी देखने को मिली। जो सेंट्रल बैंक एस्टिमेट 6.8% जो रिटेल इन्फ्लेशन था 2022-23 का, इज़ आउटसाइड इस टारगेट रेंज। मतलब वो जितना टारगेट कहा था, जितना टारगेट सोचा था गवर्नमेंट ने, उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला था। उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी क्या हुई, 6.5% से इंक्रीज़ हो सकती है 2023 के और 24 फाइनेंशियल ईयर में। अब बार बार एक शब्द आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये जीडीपी। तो जीडीपी होती क्या है? तो जीडीपी बेसिकली हमारी इकोनॉमी को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। जीडीपी को बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है C+I+ जो कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ माइनस इंपोर्ट, तो उसी को बोलते हैं हम जीडीपी होते हैं। तो जीडीपी को सिंपली इसका फॉर्मूला है C+I+ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वही क्या होता है, हमारा जीडीपी होता है। अब ये आर्टिकल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके राइट में दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, जो जनवरी का महीना ख़त्म हुआ है और जनवरी के महीने में जो भी जीएसटी कलेक्शन हुआ वो 1.56 लाख करोड़ का देखने को मिला, और ये सेकंड हाईएस्ट देखने को मिला आज तक। जो इंडिया का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जीएसटी रिवेन्यू, वो जनवरी में उसने टच किया 1.56 लाख करोड़। ट्यूसडे इवनिंग में डाटा है जिसने दिखाया कि ये सेकंड हाईएस्ट मंथ है जो हमें कलेक्शन देता है सिंस द लॉन्च ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम इन जुलाई 2017। जब से 2017 से जब से जीएसटी को लागू किया गया है, तो ये सेकंड हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाएगा हमें जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है, जो कि रिवाइज हुआ है 10.6% हायर देखने को मिला है अगर एक ईयर से पहले देखें, जो कि पहले 4.3% था दिसंबर के कलेक्शन में, उसका ज़्यादा देखने को मिला, उससे ज़्यादा देखने को मिला है। 1.4 लाख करोड़ था दिसंबर के महीने में, लेकिन ये हाईएस्ट आपको देखने को मिला है, सेकंड हाईएस्ट आपको देखने को मिला है जो जीएसटी हमें देखने को मिला है। अब इस आर्टिकल में हमें बार बार एक चीज़ सुनने, वो है जीएसटी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये सक्सीजर है वैट का,
जो वैल्यू एडिड टैक्स पहले यूज़ होता था, ये उसका सक्सीजर है। मतलब पहले वैल्यू एडिड टैक्स यूज़ होता था, अब जीएसटी यूज़ होता है। जो इंडिया में यूज़ होता है किसकी, जो सप्लाई पर, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर। जीएसटी एक डिजिटलाइज्ड है फॉर्म ऑफ वैट वेयर यू कैन ऑल्सो ट्रैक द गुड्स एंड सर्विस। मतलब आप जहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ये डिजिटलाइज है, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। वैट में इतनी नहीं थी, लेकिन वैट और जीएसटी सेम टैक्सेशन स्लैब है उनके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड, ये आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे आ जाते हैं, और जो फ्यू स्टेट टैक्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। मल्टी स्टेट क्यों है, क्योंकि जीएसटी जो इम्पोज होता है एवरी स्टेप पर, ये क्या होता है, इम्पोज होता है। मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस की एवरी स्टेप पर ये पूरी तरीके से क्या होता है, इम्पोज होता है। जब तक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता, जब तक जीएसटी को इम्पोज ये होता रहता है। ये रिफंडेड है ऑल पार्टीज़ को वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, और देन फाइनल कंज्यूमर तक जब तक ये नहीं पहुंच सकता, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है। मतलब जब तक ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता, कंज्यूमर इसका ही क्या करेगा, बिल पे करेगा जीएसटी का। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है। ये कलेक्टेड होता है पॉइंट ऑफ कंजप्शंस और नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्स। जैसे प्रीवियस टैक्स क्या होते थे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, जहाँ से कोई सामान बनना है, रॉ मटेरियल, तो वहीं से ही कलेक्ट हो जाते थे उनका टैक्स। लेकिन ये कंजप्शन पे, जब तक कंज्यूमर के पास कोई गुड्स नहीं जाएगा, तो जब तक ये कलेक्ट नहीं होगा, तो ये कंजप्शन, पॉइंट ऑफ कंजप्शन पे क्या होता है, पूरी तरीके से कलेक्ट होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में डिवाइडेड है, जिसका कलेक्शन है टैक्स 0% लग सकता है, 5%, 12%, 18%, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इसका स्लैब है वो है 28%। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं और अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी इस टैक्स के अंदर नहीं आते, जीएसटी के अंदर नहीं आते। ये टैक्स सेपरेटली इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें हैंडल किया जाता है। प्रीवियस टैक्स सिस्टम जो था, एक स्पेशल रेट था उसमें 0.25% का रफ, प्रिसाइज और सेमी प्रिसाइज स्टोन्स पर, एंड 3% उसमें गोल्ड का था। एडिशन ऑफ सेज ऑफ 22% और अदर रेट्स टॉप ऑफ 28%। जीएसटी सिर्फ कुछ एरेटेड ड्रिंक्स पर अप्लाई होता है, लग्जरी कार पर, तंबाकू प्रोडक्ट पर, जो 28% है। जीएसटी से पहले बात करें तो स्टेचुरी टैक्स रेट होता था सब गुड्स के लिए, वो 26.5% था उसका एवरेज। पोस्ट जीएसटी की बात करें, जीएसटी के बाद, तो ये एक्सपेक्टेड जो एवरेज है वो घटा है, 18% टैक्स रेज आ गया। टैक्स जो हुआ था ये जीएसटी, वो आया था 1 जुलाई 2017 में। ये वनडे का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, 101st अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया सारे के सारे जो मल्टीपल टैक्सेस होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें कलेक्ट किया जाता था और उन्हें डिवाइड किया जाता था। टैक्स रेट रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो सब जीएसटी काउंसिल, एक बॉडी इसके लिए बनाई गई है जो इसको कंट्रोल करती है, इसको गवर्न करती है, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ऑल स्टेट्स के। अब हमने जीएसटी के बारे में देख लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैप के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पंजाब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब की बात करें तो ये एक नॉर्दर्न इंडिया का स्टेट है। जो लार्जर पंजाब रीजन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। स्टेट बॉर्डर करता है इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, इसका बॉर्डर मिलता है नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा से साउथ में और साउथ ईस्ट में, और राजस्थान से साउथ वेस्ट में। इंडियन यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है वो इसके ईस्ट में है, और जम्मू कश्मीर इसके नॉर्थ में है। जो स्टेट है वो शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब के साथ, जो पाकिस्तान का पंजाब है, जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वेस्ट के अंदर। स्टेट कवर करता है, इसके जो एरिया है वो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसके अंदर 1.53% इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है। इसको 19th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बनाता है एरिया के टर्म्स में, आउट ऑफ 28 इंडियन स्टेट। 20th लार्जेस्ट यूटी इसको, इफ़ यूटीज़ आर कंसिडर, अगर इसको यूटी कंसिडर करें तो ये 20th लार्जेस्ट यूटी है, जिसके अंदर 27 मिलियन इनहेबिटेंट है। पंजाब एक 16th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, और 23 डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से देखें। पंजाबी रिटर्न जो है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, मोस्टली जो स्पोक बोली जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज है इस स्टेट की। मेन एथनिक ग्रुप जो हैं वो पंजाबीज़ हैं, सिख्स हैं, हिंदूज़ हैं, एज डोमिनेटिंग रिलीजियस ग्रुप हैं। स्टेट कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ आपको कैपिटल हरियाणा की और चंडीगढ़ की खुद देखने को मिल जाएगी। यूनियन टेरिटरी है और ये कैपिटल है नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा की। 5 ट्रिब्यूटरी रिवर है इंडस रिवर की, जो यहीं से आती हैं, विच द रीजन टेक्स नेम, जिसका नाम क्या रखा गया, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। जो फर्स्ट 3 हैं वो इंडियन पंजाब से फ्लो करती हैं। अब पंजाब की हिस्ट्री देखें तो माइग्रेशन और सेटलमेंट देखने को मिला, डिफरेंट ट्राइबल्स पीपल्स का, डिफरेंट कल्चर्स के, आइडियाज़ का,
और एक मेल्टिंग पॉट ऑफ पंजाब सिविलाइजेशन बना। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ एंटिक्विटी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। जब उसका डिक्लाइन देखने को मिला 1900 BC में। पंजाब उस टाइम पे उभरा हाइट ऑफ एन वैदिक पीरियड में, लेकिन इसका डिक्लाइन देखने को मिला प्रोडोमिनेंस विद द राइज ऑफ महाजनपदास में इसका डिक्लाइन देखने को मिला। ग्रेटर पंजाब रीजन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एनेक्स किया गया था सिख एम्पायर से 1849 में। फिर इसका वाइड स्प्रेड रिलीजियस वॉयलेंस यहाँ पर देखने को मिले 1947 में, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जब हुआ था। पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ रिलीजियस लाइन से, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब जो है मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान बन गया, जबकि ईस्ट पंजाब एक पार्ट ऑफ हिंदू मेजोरिटी इंडिया के अंदर है। जो पंजाब सूबा मूवमेंट चला, इंडिया पंजाब रिकोगनाइज और रिओर्गनाइज्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इन लैंग्वेज 1 नवंबर 1966 में। अब एंशियंट पीरियड में इसका रोल कैसा रहा पंजाब का, तो पंजाब एक रीजन है जो साइट ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटीज़ में से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब फ्लोरिश हुई 3000 BC में और डिक्लाइन इसका देखने को मिला 1000 ईयर्स लेटर, तो इंडो आर्यंस माइग्रेंट्स जो इस रीजन में आए 1500 से 500 BC, जो कि एक वैदिक पीरियड भी है। फ्रिक्वेंट इंटर ट्राइबल वॉर्स यहाँ पर देखने को मिली, ग्रोथ ऑफ लार्जर ग्रुपिंग जो चीफ्टेंस और किंग्स के द्वारा होती थी वहाँ पर देखने को मिली। अब मेडिवल पीरियड में इसका हाल कैसा रहा, तो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट देखने को मिला। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स आए 8th सेंचुरीज़ में। अरब आर्मीज आई, उम्मैद खलीफा पेनिट्रेटेड इनटू साउथ एशिया, जिसके अंदर इस्लाम आया पंजाब के अंदर। 9th सेंचुरी में हिंदू शाही डायनेस्टी पंजाब के अंदर अमर्ज हुई। मच ऑफ जब पंजाब जो था और ईस्टर्न अफगानिस्तान में उसका रूल देखने को मिला। तुर्की गजनवीज़ एंड इन द 10th सेंचुरी जो जिन्होंने ओवर थ्रू कर दिया हिंदू शहीद को और कॉन्स्टिट्यूंटली वो रूल करने लगे, 157 साल तक उन्होंने रूल किया। ग्रेजुअली जो पावर है वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिली। गुरुड कंक्वेस्ट ऑफ इन लाहौर बाय मोहम्मद गौरी इन 1186, जिसमें डिपोजिंग देखने को मिला लास्ट गजनवीद रूलर खुसरो मलिक का। फिर इसका मॉडर्न पीरियड में हाल क्या रहा, तो मुगल्स जो पावर में आए अर्ली 16th सेंचुरीज़ में ग्रेजुअली उन्होंने इसको एक्सपेंड किया कि वो अपना कंट्रोल बढ़ाते गए पंजाब के अंदर फ्रॉम देयर कैपिटल लाहौर। मुग़ल पावर कम होती गई, अफ़गान रूलर्स कंट्रोल लाने लगे इस रीजन पर। फिर इसका कंटेस्टेड हुआ मराठास और अफ़गान्स के द्वारा। फिर रीजन सेंटर बन गया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिक्स का, जिसको एक्सपेंड किया गया और इसको एस्टेब्लिश किया गया सिख एम्पायर 1799 में। अब इसकी जियोग्राफी कैसी है, तो पंजाब एक नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट है। इसका टोटल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर का है। पंजाब बॉर्डर करता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से वेस्ट में, जम्मू कश्मीर से नॉर्थ में, हिमाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट में, एंड हरियाणा राजस्थान से साउथ में। और मोस्ट ऑफ द पंजाब जो है वो फर्टाइल यहाँ पर लैंड देखने को मिल जाएगी, एलुअल प्लेन, जिसके अंदर आपको पेरेनियर रिवर्स देखने को मिल जाएंगी जो 12 महीने जिनका फ्लो रहता है उन्हें पेरेनियर रिवर बोलते हैं, जैसे गंगा जमुना, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सटेंसिवली इरिगेशन कैनल सिस्टम भी यहाँ को अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमने मैप का क्वेश्चन भी देख लिया, पंजाब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। यह आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल है जो भी आंध्र प्रदेश के जो CM है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अब वो विशाखापट्टनम होगी। आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, विशाखापट्टनम। अब पहले क्या थी आंध्र प्रदेश की कैपिटल, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले अमरावती थी। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ट्यूसडे के अंदर बात कही है कि स्टेट कैपिटल वो शिफ्ट होगी विशाखापट्टनम, अब हो जाएगी। उन्होंने रिमार्क किया है न्यू दिल्ली में एट ए कर्टन रेजर टू द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर, ये सब उन्होंने बात कही है। ये विशाखापट्टनम में जो आई एम हेयर टू इनवाइट यू टू विशाखापट्टनम विच विल बी कैपिटल, मतलब इस तरीके से मुझे इनवाइट किया गया है कि विशाखापट्टनम के द्वारा कि अब इसकी कैपिटल क्या होगी, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम होगी। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली 5th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये न्यूज़ भी काफ़ी दिनों से कवर हो रही है। इस पेज पर 2 आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये लेफ़्ट साइड वाला आर्टिकल देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया है कि अभी 208 स्टूडेंट जो हैं आंध्र प्रदेश में
वो बीमार पड़ गए एकदम। और ये सब कहाँ कब देखने को मिला है, ये सब कैसे देखने को मिला है, फूड पॉइजनिंग से ये सब देखने को मिला है। तो एटलीस्ट 208 स्टूडेंट जो हैं सोशल वेलफेयर गर्ल्स हैं हॉस्टल के अंदर, सैतापल्ली मंडल में पलनाडु डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश की है, वो मंडे के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो गए, एकदम बीमार पड़ गए। 60 स्टूडेंट को एडमिट किया गया सैतापल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ये सब देखने को क्यों मिला, क्योंकि मैनी स्टूडेंट सफ़र्ड हुए फीवर से, वोमिटिंग हुई, ने डायरिया हुआ, स्टोमक पेन हुआ, हेडेक हुआ, ये सब देखने को मिला। और सिम्टम्स में देखा गया कि DMHO ने कहा है कि ये फूड पॉइजनिंग से देखने को मिला है सब चीज़। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ये। इस आर्टिकल में एक हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया, और हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया ये कि जो सिर्फ मुस्लिम वीमेंस हैं उनके पास क्या है, उनके पास राइट है कि वो अपनी फैमिली कोर्ट्स में इशू करा सकती हैं अपना खुला। बेसिकली खुला क्या होता है, डाइवोर्स जो होता है, वो अपने डाइवोर्स को सर्टिफिकेट्स ले सकती हैं ओनली अपनी फैमिली कोर्ट से। ये मुस्लिम वीमेंस के लिए हाई कोर्ट की तरफ से क्या है, स्टेटमेंट आया। तो मुस्लिम वुमेंस अपना ओनली फीमेल कोर्ट से और सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडीज से नहीं, जबकि सिर्फ मुस्लिम फीमेल को फैमिली कोर्ट से क्या कर सकती हैं, अपना सर्टिफिकेट ऑफ डाइवोर्स ले सकती हैं। सच एज शरीयत काउंसिल से अब वो नहीं लेंगी, और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जिसके अंदर फ्यू मेंबर होते हैं जमात के। जो अब खुला डाइवोर्स है, वो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि वो अब खुला जो डाइवोर्स है वो ले सकती हैं, किसके द्वारा, अपने फैमिली कोर्ट से सिर्फ। ये सब देखने को मिला है। डायरेक्शन जो दी है, जो 2019 का रिट पिटीशन डाली गई थी उसके द्वारा डायरेक्शन दी गई है। एक मैन के द्वारा जो खोला सर्टिफिकेट है, उसका केस ऑब्टेन किया गया था उसकी वाइफ के द्वारा शरीयत काउंसिल में 2017 में। तो उसको लेकर ही बात करी कि उसको लेकर अब फैमिली कोर्ट से सिर्फ अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट मुस्लिम वीमेन ले सकती हैं। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में हम बजट के बारे में बात करेंगे। तो ऑथर ने बताया कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, जैसा पहले होता था ऐसा अब नहीं देखने को मिल रहा है। तो जनरली अगर बजट की बात करें 1991 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। वन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री लैंडमार्क इवेंट्स था उस टाइम पे। बजट जो था वो स्टिल क्या था, पूरी तरफ से वाइडली लाउड होता था। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स उसके अंदर आते थे, नए क्लासिकल इकोनॉमिक्स लिए जाते थे, कमेंट्रीज उसके ऊपर होती थी, जो इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट करता था इंडियाज़ की इकोनॉमी को हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, मतलब उनसे उस चीज़ को दूर करता था, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तरीके से क्या होता था, उसका कंट्रोल होता था इस पर। अगर 3 डिकेड्स लेटर की बात करें, 30 साल बाद की बात करें, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इकोनॉमिक्स में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जो अब रिवाइज कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म को, और रोल जो गवर्नमेंट का है वो बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी में थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेकर। अब जो इसका डिसअपॉइंटमेंट है ये क्या हुआ, तो व्हाट शुड इंडियाज़ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, तो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऑथर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया को रिवेल्ट करना चाहिए, अपनी जो कंट्रोल है इकोनॉमी पर वो स्टेट को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, एक एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी चाहिए, इंडिया को एक्सरसाइज करना चाहिए अपना ग्रेटर कंट्रोल एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज़ पर, इस चीज़ के ऊपर बजट्स में बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, और रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पर एनोमरस जियो इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए, एक शार्क बिट पोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ चाइना रशिया ब्लो वाइस वर्सा वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ नेशंस के ऊपर बात करनी चाहिए। इंडिया को इकोनॉमी अपनी इम्पैक्ट, हाउ विल इंडियाज इकोनॉमी भी इम्पैक्टेड बाय दिस, यानी कि इस तरीके से अगर इंडिया क्वेश्चन लेगा बजट में तो किस तरीके से उसकी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है, स्पेशली एज सीम टू मीन हार्ड बैक टू द बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट विद रशिया फॉर ट्रेड, मतलब बाई जो करेंसी ट्रेड रशिया के साथ इंडिया का चल रहा है डॉलर के साथ, ये सब क्वेश्चंस बजट में उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए, इस चीज़ को लेकर क्या करिए ऑथर्स ने बात करी है। अब एक मिरर है गवर्नमेंट्स लाइन का अगर बात करें, तो सर्वे राइटली एग्जिस्ट करता है, एक्सकोल्ड करता है कि इंक्रीज देखने को मिला है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर देखें दो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली होता क्या है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसको, और एक होता है करंट एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कब लॉन्ग टर्म के लिए जो एक्सपेंडिचर रखा जाता है ना, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का इंक्रीज देखने को मिला बजट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो 12% टोटल एक्सपेंडिचर 2014 में होता था, जो अब 19% है।
जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टैप्ड कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है और प्रेक्योरियस एसेंट मार्केट है, जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बूस्ट करती है, हमारी इकोनॉमी को प्रूडेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है। और ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा किया गया है, जिसके अंदर अनस्टेबल अनसस्टेन्ड क्लेम ऑफ 3 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। ये इस स्कीम के द्वारा बढ़ेगा, जो जनरेट होगा 6 मिलियन न्यू जॉब्स इंडिया के न्यू जो 5 ईयर होंगे उसके अंदर। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में बताया है कि इंडिया के लिए जो सोलर एनर्जी है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। जो इंडिया के लिए है वो सोलर एनर्जी वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये ऑथर कह रहे हैं। ये ऑथर जो हैं वो हैं एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट ही हैं ये। तो इन्होंने कहा है जो एनर्जी कनेंड्रम आया था आर्टिकल हिंदू एडिटोरियल में दिसंबर 15 2022 के अंदर, वो दिखाता है कि चेतावनी इंडियाज़ के जो एंथुसियास्ट देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज एजेंडा जो बहुत ज़्यादा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, होल होग में सोलर एनर्जी टाइमली बट स्पार्टा एंड नीड्स एम्पलीफिकेशन। मतलब सोलर एनर्जी को टाइमली इंडिया को लॉन्च करना चाहिए, उस तरीके से लॉन्च ना करे कि पूरी तरीके से इस पे प्लान बने उसके बाद इसको लॉन्च करें। एक्सटर्नल प्रेशर देखने को मिल रहा है इंडिया पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शो कॉल्ड कार्बन लिमिटिंग रिन्यूएबल एनर्जी को पाथ पर आए। प्राइम मिनिस्टर का ऑन एंथुजियाजम्स और सपोर्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग सोलर एनर्जी को लेकर ये फ्री गिफ्ट है सन का अगर देखें तो, लेकिन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री डिफ़िकल्ट। मतलब ये डिफ़िकल्ट है प्राइम मिनिस्टर जी के लिए कि क्या क्या है पूरी तरीके से गुड है कंट्री के लिए, और इसके लेकर प्लान बनाने चाहिए, जब भी सोलर एनर्जी को पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब कोल सोलर और कैलकुलेशन, कुछ एंटरप्राइजिंग रिसर्च जो हैं जो बताते हैं कि कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन इन टर्म ऑफ दैट ड्यू टू पार्टिकल्स, जो ज़्यादा कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, उसकी इम्प्लिसिटी की वजह से, वो कंसीडर द ग्रीन हाउस गैसेज कॉस्ट ऑफ कोल। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की वजह से वो देखने को मिल रही है। ये एक ग्लोबल इशू है, लेकिन बट वांट टू इंक्लूड ए पार्टिकुलेट emissions कॉस्ट ऑफ कार्बन which is a local issue. Hence the number of deaths in a multiplied by the figure of the value statistical life collected by the as potential victims. अब हमें क्या लेनी चाहिए, इन सपोर्ट ऑफ हाइड्रो पावर्स का हमें सपोर्ट लेनी चाहिए। ऑथर्स कह रहे हैं कि एक कंपटीशन तरह देखने को मिलना है जो इंगेज करता है वेस्ट इंडिया और चाइना के बीच के जो वेस्ट है उनको, और मोर रिन्यूएबल एनर्जी पर वो फोकस करता है। और वी कैन डू मोर रिन्यूएबल, हम मोर रिन्यूएबल एनर्जी में जा सकते हैं, हाइड्रो में जा सकते हैं, लार्ज हाइड्रो में, जो एक बहुत हमारे लो कार्बन और लीस्ट कॉस्ट पर अब देखने को मिल जाएगा, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंडिया यूटिलाइज़ कर रहा है उसको सिर्फ 15%, अपने हाइड्रो पोटेंशियल जो यूएस है और यूरोप है उसका 90% और 98% उसका यूज़ कर रहे हैं। तो सो बेसिकली जो हमारे ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हमें सोलर एनर्जी को तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन सोलर एनर्जी में भी हमें उसे यूज़ करना चाहिए जिससे कब से सबसे कम हमें कार्बन की कॉस्ट आए, और हमें कार्बन क्या हो उसकी कॉस्ट हमारी कम हो, पॉल्यूशन भी कम हो। जबकि हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो कि 90% और 98% पूरी तरीके से यूएस और यूएस और यूरोप उसको कर रहे हैं, जबकि इंडिया उसको सिर्फ 15% कर रहा है। अब हमने ये इशू तो देख लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक वर्ड पढ़ना है, वो है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी होती क्या है और सोलर एनर्जी में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सोलर एनर्जी जो है, सोलर पावर एक फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। कंट्री का जो हमारी कंट्री का सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 63.3303 गीगावाट है, जो 31 दिसंबर 2022 का डाटा है। सोलर पावर जनरेशन जो है इंडिया के अंदर वो फोर्थ रैंक करता है, 2021 का ये डाटा आया था। मतलब फोर्थ ग्लोबली इंडिया रैंक करता है सो इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। इंडियन गवर्नमेंट के पास एक इनिशियल टारगेट है, वो 20 गीगावाट तक कैपेसिटी तक पहुँचे 2022 के लिए, जो अचीव हुआ था, विच वाज अचीव 4 साल के लिए उसे अचीव किया गया था। 2015 के अंदर टारगेट को रेज किया गया कि 100 गीगावाट तक जाएंगे कि सोलर कैपेसिटीज़ में, और इस इंडिया ने एस्टेब्लिश किया नियरली 42 सोलर पार्क्स जो बनाए गए इंडिया में, जो प्रमोट्स करते हैं, जो प्रमोटर्स हैं सोलर प्लांट्स के। रूफटॉप सोलर पावर्स का काउंट्स करता है 2.1 गीगावाट, जो 2018 में डाटा आया था। रूफटॉप बेसिकली जब किसी छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा दिए जाते हैं उसको रूफटॉप बोलते हैं। तो 70% इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ इसका ही होता है। एडिशन टू लार्ज स्केल ग्रिड कंडक्ट, जो कनेक्टेड हमारे जो तारों के हिसाब से, तारों के द्वारा कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पीवी इनिशिएटिव है इंडिया डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग है ऑफ ग्रिड सोलर पावर में लोकल एनर्जी नीड्स को लेकर।
सोलर प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं जिससे हमारी रूरल नीड्स पूरी तरीके से पूरी हो रही हैं। और एंड ऑफ 2015 में अंडर 1 मिलियन सोलर लैंटर्स जो थे वो सोल्ड हुए थे कंट्री के अंदर। इंडिया ग्लोबली रैंक करता है 4th में इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो में, 4th विंड पावर कैपेसिटी में और 4th सोलर पावर कैपेसिटी में, एज़ पर REN21 रिन्यूएबल्स 2022 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट देखें। अब जब इंडिया 4th रैंक करता है तो पहले पे कौन है? तो पहले पे बेसिकली क्या है, चाइना। जो कंट्री लीड करती है सोलर एनर्जी में वो है चाइना, और इसकी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 340 गीगावाट है, जो कि 340 गीगावाट कंट्रीज़ की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो सोलर एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट 6 मंथ 2022 के नेशन ने डिप्लॉय किए थे 30 गीगावाट सोलर पीवी सिस्टम्स को, और अपने गोल से भी ज़्यादा इसने इंस्टॉल किए हैं इस साल अगर देखें 2022 में 108 गीगावाट सोलर पावर को। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया और सोलर पावर्स के बारे में देख लिया कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं सोलर पावर को लेकर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली इससे नेक्स्ट पेज पर दिया गया। यह आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल एक रिपोर्ट बताता है, एक सर्वे बताता है किसका, असर का। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जो आया था, इसको हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया है कि कोविड के बाद जो रीडिंग एबिलिटी है, जो रीडिंग मतलब जो पढ़ने की क्षमता है स्टूडेंट की, वो बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिली है, वर्सन देखने को मिला है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मैथ स्किल्स से भी ज़्यादा क्या देखने को मिली है, उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है वो गुजरात में देखने को मिली है। गुजरात के अंदर ये मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर है, जिसके अंदर पूरी तरीके से स्टूडेंट क्या है, रीडिंग में पूरी तरीके से डाउन देखने को मिले हैं। और कल एक डाटा गुजरात को लेकर और भी आया था, उसको आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो डाटा किस चीज़ को लेकर था। कल उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था और इसी पेज पर हमने पढ़ा था। तो डाटा पॉइंट करता है जो जनवरी 23 में पूरी तरीके से पब्लिश हुआ है, ये दिखाता है कि मैथ स्किल से भी ज़्यादा जो है रूरल स्कूल चिल्ड्रंस जो है साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में, उन्हें इम्पैक्ट किया है। वो कोविड-19 की वजह से उन पर इम्पैक्ट हुआ है। जो असर की रिपोर्ट आई थी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, जिसके अंदर लिखा गया है कि रीडिंग एबिलिटी जो है स्कूल चिल्ड्रंस की, वो भी बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से क्या हुई है, पूरी तरीके से इम्पैक्ट उन पर देखने को मिला है। इन 15 ऑफ 27 स्टेट में अगर देखें जो रिलेवेंट डाटा अवेलेबल है हमारे पास, स्टूडेंट्स का शेयर क्लास 8th में जो कैरी कर सकते हैं डिवीज़न प्रॉब्लम, वो 2022 में बिल्कुल कम देखने को मिला। मतलब डिवीज़न प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं। अगर कंपेयर करें 2028 से, 19 स्टेट्स में शेयर ऑफ देम जो है वो रीड स्टैंडर्ड जो है 11th लेवल, तो वो टैक्स का वो बिल्कुल डिक्रीज़ देखने को मिला है 2022 से अगर देखें। अक्रॉस इंडिया जो शेयर है क्लास 8 का अगर देखें स्कूल का, वो रीडिंग स्टैंडर्ड जो है 3rd लेवल का, वो बिल्कुल कम देखने को मिला है। 3.5% पॉइंट से 2022 से अगर 2028 से कंपेयर करें तो 3.5% कम देखने को मिला है। अब ये आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये छोटे छोटे आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। ये आर्टिकल सिर्फ हमें इनके बारे में फैक्ट जानना है। तो अभी क्या हुआ है, शुगर प्रोडक्शन जो है उसका, शुगर का जो प्रोडक्शन है वो 2022-23 में घटा था। ये इसका डाटा है 5% ये शुगर जो प्रोडक्शन है वो घटने को देखने को मिला है 2022-23 की मार्केटिंग ईयर्स में, जो सितंबर में एंड हुआ है। 340 लाख टन्स का मोर क्वांटिटी शुगर कैन जूस इज़ बीइंग डाइवर्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, मतलब इतने ज़्यादा एथेनॉल से प्रोडक्शन देखने को मिला है। मोर क्वांटिटी शुगर केन की जूस की जो देखने को मिली है। और ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल्स पेट्रोल के साथ, जो हमारा इनिशिएटिव भी है कि हम ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल को किसके साथ, पेट्रोल के साथ, वो 10% प्रीवियस ईयर में था, और वो 2022 से 23 में कितना हो सकता है, 12% हो सकता है 2022-23 में। और ये आर्टिकल एक और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टेस्ट एंड कंटेस्ट में। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है डीमैट अकाउंट्स को लेकर। तो डीमैट अकाउंट्स जो हैं उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा इंक्रीमेंट एडिशनल नहीं हुआ है, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इंडिया के अंदर कुछ दिनों पहले 4 करोड़ क्या थे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए थे, लेकिन अब क्या है 10 करोड़ इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है। बेसिकली डीमैट अकाउंट्स होता क्या है, तो आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। जब शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है डीमैट अकाउंट। उसे हमें खुलवाना पड़ता है ब्रोकर के द्वारा, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया,
एंजल ब्रोकिंग होगा, ग्रो हो गया, तो उनके द्वारा उसे खुलाया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर को अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट्स। तो उसके अंदर राइस तो देखने को मिला है, लेकिन जो पीपल्स का इंक्रीमेंट है जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली दिया गया है 11th पेज पर। ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट वाला आर्टिकल तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बताया गया है जो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, वो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत हमारा इनिशिएटिव है उसको पूरी तरीके से क्या करेगी, बॉस्टर करेगी उसको। बॉस्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, उसको सिलेंडर करेगी। सिलेंडर का मतलब उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये सर्वे के द्वारा बताया गया है। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है हमारी एक स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी में देखें, नेशनल डिफेंस में देखें, और डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का आया है उसने बताया कि पोटेंशियल है, ये हमारी इंक्रीज़ कर सकती है, कंट्रीब्यूशन दे सकती है हमारी इंडस्ट्री में। सर्विस सेक्टर हमारा बढ़ा सकती है नेशनल जीडीपी में। अभी आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बात करता है जो हमारा एजुकेशन का पार्ट है, किसके अंदर, बजट के अंदर। वो एजुकेशन के पार्ट में जो पैसा अलोकेट होता है वो 7 सालों से बहुत कम देखने को मिला है। जो बजटरी एलोकेशन है वो एजुकेशन के अंदर परसेंटेज उसका बहुत कम है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 7 सालों में वो घटा ही घटा है। 10% था, 10.4% था, अब 9.5% है अगर 2022 की इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें। एक्सपेंडिचर जो सोशल सर्विस पे होता है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर बात करें 9,15,500 करोड़ से वो 21,32,059 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो शेयर ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल उनका श्रंक देखने को मिला है। वो 42.8% से 35.5% देखने को मिला है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16 के और 2022 से 23 के बीच में बात करें तो बजटरी डॉक्यूमेंट्स में। अब जो हायर एजुकेशन है उनके साथ हाल कैसा है, तो हायर एजुकेशन के ऊपर भी कंसर्न है। नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेज जो कंट्री के अंदर है वो इंक्रीज़ हुए हैं। 387 2014 में थे, अब 648 है, मतलब डबल देखने को मिले हैं 2022 में। नंबर ऑफ़ MBBS सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। और नंबर ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो है वो 16 से अब क्या हो गई हैं, 23 हो गई हैं 2014 से 22 की बात करें तो। इनके ऊपर क्या है अभी जो बताया सर्वे के हिसाब से कि ज़्यादा बजटरी इनके ऊपर नहीं देखने को मिला है। स्ट्रेंथ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है 25 से थी 2022 में, और 2024 में 14 में वो 9 थी, अब 25 है 2022 में। 2014 में जो थी 723 यूनिवर्सिटीज़ थी कंट्री के अंदर, अब क्या है 1113 आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी। मतलब ये डाटा यही दिखाता है कि हमें एजुकेशन पर क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। बजटरी सेशन में उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। अभी आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले क्या देख लेते हैं, जो हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल है। थंबनेल वाला आर्टिकल जो है हमारा वॉज एंटरटेनिंग आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में बताया है कि अभी क्या होगा, जो रजनीकांत है वो अपनी आवाज़, अगर उनकी कोई आवाज़ यूज़ करेगा या उनका नाम को यूज़ करेगा तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये आर्टिकल आगे भी आएगा, इस आर्टिकल को हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थंबनेल वाला आर्टिकल क्या था, ज़रूरी था डिस्कस करना, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 14 पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे लेकर इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से लेकर। तो इस आर्टिकल में बताया है कि अभी जो कोर सेक्टर्स हैं हमारे 8 कोर सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर 7.4% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उनका फास्टेस्ट पेस देखने को मिला है अगर 3 महीने की बात करें। जो उन 8 कोर सेक्टर्स में से जो कोल है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, वो और सीमेंट जो है उसके अंदर शार्प राइज देखने को मिला है। लेकिन जो क्रूड ऑयल वाला हमारा कोर सेक्टर का पोर्शन है उसके अंदर कम इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सारे के सारे 8 जो हमारे सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर हैं, 14.3 ऑफ IIP रिपोर्ट करा है कि सिक्वेंशियल अपस्टिक देखने को मिला है। और उनके अंदर 9.2% से नवंबर से अगर देखें तो वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है कोर सेक्टर के अंदर। अभी आर्टिकल भी हमने देख लिया। तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।